गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आपके वे कौन से लोग हैं जो पर्यवेक्षण तंत्र की भूमिका निभाते हैं आपके विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में। इससे पहले हमने बात की थी कि वे कौन से व्यक्ति हैं या वे कौन से लोग हैं जो आपके विद्यालय स्तर पर ही विद्यालय प्रबंधन के कार्य को सुनिश्चित करते हैं, चाहे वे प्रधानाध्यापक हों, चाहे वो स्कूल के आपके टीचर्स हों, या हमने बात की थी आपके छात्र की क्या भूमिका हो सकती है। फिर हमने अलग अलग संघ या समितियों की भी बात की थी कि वे किस प्रकार से विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में चीज़ों को सुनिश्चित कर रहे हैं या उनको किस प्रकार से विद्यालय स्तर पर क्रियान्वित भी कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आपके वे कौन से लोग हैं जो विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में पर्यवेक्षण के या निरीक्षण तंत्र का काम करते हैं आपके विद्यालयों के लिए। तो सबसे पहले यहाँ हम बात कर लेते हैं ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक की भूमिका। ब्लॉक संसाधन केंद्र, जैसा हमें पता है कि आपके जैसे हमें पता है कि जिला स्तर पर आपके अलग समन्वयक होते हैं, यानी जिला स्तर पर आपके बीएसए होते हैं जो पर्यवेक्षण या निरीक्षण का काम करते हैं आपके प्राइमरी स्कूल्स का। वैसे ही हम कह सकते हैं कि ब्लॉक स्तर पर या जनपद स्तर पर आपके एबीएसए होते हैं जो आपके प्राइमरी स्कूल में जो भी उनका निरीक्षण कार्य है या कैसा प्राइमरी स्कूल अपना काम कर रहे हैं या उनके निर्माण के काम हो या उनके विकास के कार्य हों, इनका निरीक्षण आपके ब्लॉक स्तर पर एबीएसए करता है। तो जैसा हमें पता है, या हम बात करते हैं न्याय पंचायत आपके समन्वयक की, तो वो हम एनपीआरसी कह सकते हैं। ये आपके अलग अलग न्याय पंचायत जो भी क्षेत्र होते हैं उसके अंतर्गत आने वाले जो भी विद्यालय होते हैं वे उनका पर्यवेक्षण या निरीक्षण का कार्य सुनिश्चित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से ब्लॉक संसाधन केंद्र आपके विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में क्या भूमिका निभाते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि ब्लॉक स्तर पर आपके एबीएसए होते हैं, या हम कह सकते हैं खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं, जो आपके एक जनपद स्तर पर या अलग अलग जो भी ब्लॉक होते हैं उनमें आने वाले जो भी आपके प्राइमरी स्कूल्स होते हैं तो उनका समय समय पर जाकर उनका निरीक्षण कार्य करना, प्लस उनमें किस प्रकार से और अन्य गतिविधियों को शामिल किया जाना कि किससे वहाँ के जो भी बच्चे हैं उनका विकास हो या विद्यालय का विकास किस प्रकार से करना है, उन चीज़ों के लिए चीज़ें सुनिश्चित करते हैं। तो हम कह सकते हैं ब्लॉक संसाधन केंद्र में केवल एबीएसए अकेले काम नहीं करते हैं, उनके साथ 5 और समन्वयक होते हैं जो विषय आधारित होते हैं, यानी अलग अलग विषयों के जानकार वो होते हैं। प्लस कह सकते हैं 2 और सह समन्वयक होते हैं। तो ये सब मिलकर क्या है, आपके एबीएसए के जो भी कार्य होते हैं यानी निरीक्षण के या पर्यवेक्षण के प्राइमरी स्कूल्स के, उन चीज़ों को ये सुनिश्चित करते रहते हैं। फिर अगर हम बात करें कि न्याय पंचायत क्षेत्र में आपके कौन से व्यक्ति काम करते हैं, तो जैसा कि हमें पता है कि आपके ब्लॉक स्तर पर आपके एबीएसए काम कर रहे हैं, या हम बात कर लेते हैं जिला स्तर पर आपके बीएसए काम करते हैं, वैसे ही आपके न्याय पंचायत क्षेत्र में कह सकते हैं जो आपके स्कूल के प्रधानाध्यापक होते हैं उन्हें नियुक्त किया जाता है कि किस प्रकार से जो भी चीज़ें हैं उनको देखना या उनको किस प्रकार से क्रियान्वित करना, उसका कार्य प्रधानाध्यापक करते हैं। या हम कह सकते हैं कि ब्लॉक स्तर पर जो भी जिम्मेदारियां एबीएसए की होती हैं, क्योंकि ब्लॉक भी क्या है काफ़ी बड़े होते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि केवल एबीएसए वो सारे कामों को कर सकते हैं। तो इसी के लिए न्याय पंचायत क्षेत्र पे या एनपीआरसी में आपके प्रधानाध्यापकों को भी नियुक्त किया गया है, जिससे वो भी क्या कर सकें, आपके न्याय पंचायत क्षेत्र में आने वाले जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं उनकी वो देख रेख करें या उनकी निगरानी करें, प्लस वहाँ के टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं, यहाँ वहाँ पर किस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए और चीज़ों की, उन चीज़ों को देखते हैं। प्लस उसकी रिपोर्ट बनाकर निरीक्षण के उपरांत जो भी रिपोर्ट बनाते हैं वो उसको ट्रांसफ़र करते हैं एबीएसए के पास, जिससे वो एबीएसए क्या है उन चीज़ों को देख सके और उनकी निगरानी स्वयं भी कर सके। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके ब्लॉक संसाधन केंद्र में जो समन्वयक होते हैं उनके कार्य या दायित्व क्या होते हैं। तो हम बात करते हैं अगर ब्लॉक स्तर पर यानी जनपद स्तर पर अगर हमें विद्यालयों की देखरेख करनी है तो और उसमें क्या क्या उनके कार्य हो सकते हैं। तो सबसे पहले प्रतिमाह यानी ब्लॉक स्तर पर एबीएसए प्लस उसके साथ जितने भी अन्य समन्वयक होते हैं वो हर महीने
आपके 20 प्राइमरी स्कूल्स का निरीक्षण करते हैं। यानी 20 प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण करना यानी वहाँ पर जाकर देखना कि किस हिसाब से भवन का निर्माण है, या वहाँ पर टीचर किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, या वहाँ पर अन्य टीएलएम की आवश्यकता है, या किन चीज़ों की आवश्यकता है, या कौन और अन्य वो अपने सुझाव या विचार प्रस्तुत करते हैं जिससे वहाँ की क्या है और ज़्यादा विकास में वो चीज़ें महत्वपूर्ण हों। तो ये चीज़ें करते हैं वो। फिर कह सकते हैं कि आपके जो भी चीज़ें हैं एक ब्लॉक स्तर पर या हम कहते हैं न्याय पंचायत क्षेत्र पर चीज़ों को आदान प्रदान करते रहते हैं, यानी जो भी विचार हैं या जो भी उनके सुझाव हैं, क्योंकि ब्लॉक स्तर आपका, जैसे हम बात करते हैं कि ज़िला काफ़ी बड़े होते हैं, तो ज़िले में अलग अलग ब्लॉक केंद्र पर आपके एबीएसए नियुक्त कर दिए गए हैं। और उसके बाद आपके अलग अलग न्याय पंचायत क्षेत्र में भी क्या है, जैसे हमने बताया कि प्रधानाध्यापक भी नियुक्त किए गए हैं जिससे वो क्या कर सकें, एक भली प्रकार से चीज़ों का निरीक्षण या उनको किस प्रकार से सुव्यवस्थित रखना है, उन चीज़ों के लिए किस प्रकार से काम कर सकें। तो वो चीज़ें एक चेन के रूप में चलती रहती हैं, यानी बीएसए अपना काम जिला स्तर पर करता है, सेम वही सारे काम जैसे हमने बात की थी पहले भी जब हम खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में पढ़ रहे थे या हम बेसिक शिक्षा अधिकारी के बारे में जब पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो जिला स्तर पर बीएसए का काम होता है सेम वही सारे काम आपके ब्लॉक स्तर पर एबीएसए करता है। और कह सकते हैं कि वही सारे काम आपके न्याय पंचायत क्षेत्र पर आपका प्रधानाध्यापक भी सुनिश्चित करता है। यानी एक चेन के माध्यम से जो भी चीज़ें हमें लगती हैं कि एक प्राइमरी विद्यालय में होनी चाहिए, या कुछ हमारे और सुझाव हो सकते हैं कि उससे क्या हो सकते हैं कि आपके जो भी बच्चे हैं उनमें और किन प्रकार की गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए, या किस प्रकार के और अन्य टीएलएम का उपयोग किया जाना चाहिए, इन चीज़ों के लिए भी आपके ब्लॉक संसाधन केंद्र में जो भी समन्वयक नियुक्त किए जाते हैं उनका ये दायित्व होता है कि किस प्रकार से आपकी प्राइमरी एजुकेशन को वो और ज़्यादा कितना अच्छे से अच्छा बनाया जा सकता है, जिससे वहाँ पर रहने वाले जितने भी बच्चे हैं वो अपना नामांकन कराएं और पूरे समय तक विद्यालय में रहकर उन चीज़ों के बारे में सीखें और समझें। प्लस हम क्या कह सकते हैं कि जो भी आपकी अलग अलग प्रकार की स्कूल से रिलेटेड विकास की योजनाएं होती हैं तो उनको किस प्रकार से क्रियान्वित करना है, तो इसकी भी जिम्मेदारी आपके ब्लॉक संसाधन केंद्रों की होती है कि वो किस प्रकार से विद्यालय के और ज़्यादा कौन सी योजनाएं उनका विकास वो समय समय पर करता रहे। तो ये सभी काम हम कह सकते हैं कि आपके ब्लॉक संसाधन केंद्र या आपके एबीएसए या प्लस उनके साथ रहने वाले जो भी समन्वयक होते हैं वो ये इन सारे कामों को करते हैं। अब जैसे हमने बात की थी न्याय पंचायत संसाधन केंद्र या हम इन्हें कह सकते हैं एनपीआरसी, तो जैसे मैंने बात की कि आपके ब्लॉक स्तर पर आपके एबीएसए क्या करते हैं, चीज़ों को देख रेख करना, यानी चीज़ों की देख रेख का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी आपके प्राइमरी स्कूल हैं ब्लॉक स्तर पर उनकी समय समय पर क्या है निगरानी करना या निरीक्षण करते रहना। तो एनपीआरसी का भी क्या काम है कि अलग अलग जो भी न्याय पंचायत क्षेत्र में आने वाले आपके प्राइमरी स्कूल्स हैं तो उनकी भी क्या है समय समय पर उनको देखते रहना या उनका निरीक्षण कार्य करना, प्लस उसकी रिपोर्ट बनाकर आपको एबीएसए तक पहुंचाना। एबीएसए क्या करेगा, उन चीज़ों की देखरेख या निरीक्षण करने के बाद उन चीज़ों को फॉरवर्ड कर देता है बीएसए के पास। तो जैसे न्याय पंचायत केंद्र हम कह सकते हैं, जैसे बात की कि ब्लॉक स्तर पर आपके प्राइमरी स्कूल हैं, उन्हीं का एक लघु रूप हम देख सकते हैं न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। यानी ब्लॉक स्तर पर वो केंद्र और थोड़े लार्ज या ब्रॉड तरीके से काम कर रहे हैं तो उन्हीं को एक हम शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं आपके न्याय पंचायत संसाधन केंद्र में। यानी उनमें आने वाले जो भी प्राइमरी स्कूल हैं तो प्रधानाध्यापक क्या करेगा, उन चीज़ों की समय समय पर देखरेख या निरीक्षण करता रहता है। अब कह सकते हैं कि आपके खंड शिक्षा अधिकारी की भूमिका और दायित्व क्या है। जैसा जब हम बात कर रहे थे आपकी खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में हमने पहले भी बहुत इलेबरेटेड पढ़ा था और हमने समझा था उसके बारे में। जैसे मैंने बात की थी पहले भी, खंड शिक्षा अधिकारी का पहले नाम खंड शिक्षा अधिकारी ना रखकर आपके ये भी है कि आपके जैसे पहले बीएसए बनाए गए थे उसके बाद आपके एबीएसए बना दिए गए थे, या हम कह सकते हैं कि उप बेसिक शिक्षा अधिकारी कहा गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया था इनका नाम, और इसका नाम रख दिया गया था खंड शिक्षा अधिकारी। तो जैसे हमने बात की थी कि खंड शिक्षा अधिकारी नाम बदलना केवल एक औपचारिकता नहीं थी,
इसके नाम बदलने के साथ साथ क्या है, इनके कार्यों में भी और ज़्यादा वृद्धि होना, और किस प्रकार से ये आपके कह सकते हैं कि ब्लॉक स्तर पर किस प्रकार से चीज़ों को सुनिश्चित कराना या उनका निरीक्षण करना या और ज़्यादा सुझाव देना, उसके लिए क्या है, इनके नाम को परिवर्तित किया गया, प्लस इनके कार्यों में भी और ज़्यादा इजाफा किया गया। अगर अब बात करें हम कि खंड शिक्षा अधिकारी के क्या अधिकार हैं या उसके कौन से आपके उत्तरदायित्व हैं, तो जैसे हम बात कर रहे हैं या कि आपके जिला स्तर पर बीएसए जो भी काम करता है, यानी जितने भी चीज़ों को निरीक्षण करता है या आप अपने सुझाव प्रस्तुत करता है, सेम वही सारे काम ब्लॉक स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी भी सुनिश्चित करता है। यानी चाहे स्कूल की बिल्डिंग हो, चाहे आपके टीएलएम की बात हो, चाहे हम मिड डे मील की बात करते हैं या हम छात्रवृत्ति की बात करते हैं या आपके अलग अलग क्लासेस वाइज बुक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं या ड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, यानी सारी चीज़ों का एक पूरा उत्तरदायित्व या कह सकते हैं कि एक अधिकार होता है उसको इन सारी चीज़ों को सुनिश्चित कराना या पूर्ण करना अपने ब्लॉक स्तर में जितने भी उनके प्राइमरी विद्यालय होते हैं। यानी एक पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि पूरा उत्तरदायित्व आपके एबीएसए का होता है कि किस प्रकार से वो चीज़ों को सुनिश्चित कर रहे हैं। तो समय समय पर एबीएसए क्या है, जैसे पहले बात की कि वो हर महीने क्या है 20 स्कूलों को निरीक्षण करते हैं। तो वहाँ की स्कूल की बिल्डिंग, अगर उन्हें लगता है कि स्कूल की बिल्डिंग में कुछ मरम्मत की आवश्यकता है या कुछ अन्य रूम बनाने की आवश्यकता है या लाइब्रेरी की आवश्यकता है या हम कहते हैं कंप्यूटर लैब की आवश्यकता है या वहाँ पर स्मार्ट बोर्ड की आवश्यकता है, तो अगर उन चीज़ों के बारे में वो देखते हैं या उन चीज़ों की निगरानी करते हैं और जब उन्हें लगता है कि हाँ सच में यहाँ पर इन चीज़ों की आवश्यकता है, तो वो उस विद्यालय के लिए अनुदान का भी उपयोग करते हैं और उन विद्यालयों के लिए अनुदान भी प्रेषित किया जाता है। या हम बात करें कि अगर उस विद्यालय के लिए या पर्टिकुलर आपके कई सारे विद्यालय हैं जहाँ पर टीएलएम की आवश्यकता है, यानी बच्चों को एक इफ़ेक्टिव टीचिंग करने के लिए या इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग जो भी प्रोसेस है हमारी उसको और अच्छा बनाने के लिए टीएलएम की आवश्यकता है, तो टीएलएम के लिए भी अनुदान प्रेषित किया जाता है, जिससे आपकी जो एक लर्निंग प्रोसेस है उसको और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। या हम कहें कि छात्रवृत्ति किसी प्रकार से दी जाती है या कहीं पर छात्रवृत्ति बच्चों को नहीं मिल रही है, तो उसके लिए भी आपका एबीएसए काम करता है। प्लस समय समय पर बच्चों को उनकी पुस्तकें वितरित करना या उनकी चाहे समर ड्रेस हो या विंटर ड्रेस हो उनको वितरित करना, इसकी भी पूरी जिम्मेदारी आपकी एबीएसए की होती है। प्लस अगर उसे लगता है कि एक ब्लॉक संसाधन केंद्र पर और ज़्यादा प्राइमरी स्कूल होने चाहिए या किसी क्षेत्र में कम है और वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, तो उस हिसाब से वो नए स्कूलों का निर्माण भी उन क्षेत्रों में कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे आपके खंड शिक्षा अधिकारी के काम हैं। प्लस स्कूलों में नामांकन कराना, यानी जिस भी क्षेत्र में यानी एक ब्लॉक में जितने भी आपके प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पर किस प्रकार से आपके 6 से 14 वर्ष की आयु तक के जो भी बच्चे हैं, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, तो उनका 100% कह सकते हैं नामांकन स्कूल में कराना, ये भी आपके खंड शिक्षा अधिकारी की भूमिका कह सकते हैं या उसका उत्तरदायित्व कह सकते हैं कि किस प्रकार से वे कौन सी योजनाएं बनाई जाएं या किस प्रकार की अन्य गतिविधियां कराई जाए, जिससे क्या है लोग जागरूक हों पढ़ाई लिखाई के प्रति और क्या है अपने बच्चों का नामांकन स्कूल में भी कराएं। तो इन चीज़ों की भी क्या है जिम्मेदारी आपकी खंड शिक्षा अधिकारी की है। या हमने बात की विभिन्न प्रकार के आपके अनुदान हों, चाहे आपके भवन निर्माण का अनुदान हो, चाहे टीएलएम संबंधी अनुदान हो या अन्य जो भी चीज़ें आपके एक विद्यालय स्तर पर होती हैं, उनके लिए अगर विद्यालय को किसी भी प्रकार का अनुदान की आवश्यकता होती है तो वो अनुदान भी आपके बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रेषित किया जाता है आपके उन विद्यालयों के लिए। तो इन चीज़ों अनुदान को प्रेषित कराना या इन चीज़ों के लिए काम करने का भी उत्तरदायित्व आपके खंड शिक्षा अधिकारी का ही होता है। प्लस आपके हर विषयवार टीचर चीज़ों को पढ़ा रहा है या किस प्रकार से पढ़ा रहा है, उन चीज़ों की देखरेख भी आपके खंड शिक्षा अधिकारी करते हैं। या उनके साथ जो मैंने बात की थी 5 समन्वयक होते हैं जो अलग अलग विषय आधारित होते हैं, तो वो क्या है अलग अलग टीचर को और ज़्यादा सुझाव दे सकते हैं कि किस प्रकार से और ज़्यादा आप अच्छी टीचिंग कर सकते हैं या टीएलएम का उपयोग आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इन चीज़ों की भी निरीक्षण खंड शिक्षा अधिकारी या
उनके साथ रहने वाले समन्वयक समय समय पर उन चीज़ों को भी करते रहते हैं। प्लस शिक्षा मित्र कहाँ पर किस प्रकार से होने चाहिए या उनकी उपस्थिति किस प्रकार से है, इन चीज़ों की भी निगरानी आपके खंड शिक्षा अधिकारी रखते हैं। या हम बात करें कि किस प्रकार से ब्लॉक स्तर पर कौन से विभिन्न प्रकार के आयोजनों का होना है या कौन कौन सी अन्य गतिविधियों को शामिल किया जाना है, इस बारे में भी ब्लॉक संसाधन केंद्र में जो भी एक कमेटी बनाई गई है उनके बीच में भी चर्चाएं परिचर्चाएं होती हैं और उसकी भी रिपोर्ट बनाकर समय समय पर उनको बीएसए के बाद प्रेषित किया जाता है, जिससे बीएसए को भी ये पता चलता है कि ब्लॉक स्तर पर जो भी आपके प्राइमरी विद्यालय हैं उनकी क्या व्यवस्था है या किस प्रकार से वहाँ पर जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है वो किस प्रकार से, अगर कुछ समस्याएं हैं या कुछ कमियां हैं तो उनकी रिपोर्ट बनाकर भी बीएसए के पास पहुंचाई जाती है, जिससे वो क्या है उन चीज़ों को किस प्रकार से सुनिश्चित करना चाहते हैं या उन कठिनाइयों या समस्या को किस प्रकार से दूर करना चाहते हैं, वो उन चीज़ों पर अपनी एक मत देते हैं। तो आज हमने बात की कि किस प्रकार से आपके खंड शिक्षा अधिकारी की क्या रोल है या उसका क्या उत्तरदायित्व है, उसकी बात की। प्लस हमने एनपीआरसी की बात की, यानी न्याय पंचायत आपके संसाधन जो भी केंद्र थे उनका क्या रोल है पर्यवेक्षण या हम कह सकते हैं निरीक्षण में, कि किस प्रकार से प्राइमरी स्कूलों का वो निगरानी करते हैं या उनके निरीक्षण कार्य को सुनिश्चित करते हैं। थैंक यू क्लास।